Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with a new lecture of biology, that is reproduction in higher and lower animals. So today we will start with the introduction part and from tomorrow onwards we will see the human reproductive system. So आज starting का जो basic part है वो हम पहले cover करते हैं. Now हमने just reproduction in plants complete किया है, तो obviously अब हम एनिमल्स का भी देखेंगे. तो सबसे पहला ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स के केस में भी हमने देख लिया था व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल और लाइफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू न्यू प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन काइंड. मतलब ऑब्वियसली उसके जैसे दिखने वाला ही होगा. एग्जैक्टली सेम तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सबको पता है रिप्रोडक्शन में, हाँ मतलब अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ठीक है, पेरेंट जैसे ही डॉटर सेल्स बनते हैं या प्रोजेनीज बनते हैं. बट व्हेन वी से ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली द प्रोजेनीज बिट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट्स. ठीक है, तो ये तो सबको ही पता है, पिछले लेसन में भी डेफिनेशन हमने पढ़ा था. सो डेफिनेशन क्या है? इट्स एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस in which an organism or an organism give birth to young ones or progenies of its similar kind. ठीक है, और जो प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स मतलब ही पेरेंट्स जो होते हैं वो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं. नाउ एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सब जानते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंस क्या है? So obviously it helps to increase the number of individual. It helps to increase the number of individual of certain organism or race. जैसे ह्यूमन रेस है तो हम, क्योंकि सिंपल है, कोई भी इधर इमॉर्टल नहीं है. Obviously everyone is going to die. Every living organism, death is an important again characteristic feature of living organism. कि डेथ इनएविटेबल है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अमर है, तो कभी ना कभी तो मरेगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वो मर गया तो फिर उसकी मतलब उसकी रेस को कंटिन्यू करने वाला कोई तो चाहिए. सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सर्टेन रेस एंड हेंस इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. तो जिंदगी चलती रहेगी, continuity of life. So it helps in maintaining continuity of life. तो अब सबको समझा है इसमें. ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ रिप्रोडक्शन. एक तो जो स्पीशी है उनका नंबर बढ़े ताकि वो इस सिचुएशन को अडेप्ट करें, उस हिसाब से वो ढले एंड देन दे कैन फ्लरिश एंड वे टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इस दुनिया में अगर ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस चाहिए तो रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस तुम याद रख सकते हो ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. नाउ सबको आगे पता है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स. ये हमने प्लांट्स में भी किया था बट हम लोग वापस यहाँ करेंगे. बट दिस टाइम राउंड विल ओनली स्टडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज सीन इन एनिमल्स. पिछले टाइम हमने प्लांट्स में देखे थे, तो क्या क्या पर पहले बेसिक अगेन सेम थिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो मिनिमम 3-4 पॉइंट्स तो आने चाहिए क्योंकि 3 मार्क्स के लिए आया तो मिनिमम 3 पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स. तो इसलिए 4-5 पॉइंट्स अपन देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट सिंपल, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो सिंपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशल सेल्स जिन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मियोसिस से बनते हैं
सबको पता है. सो दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो गैमेट्स चाहिए और जब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे तभी एक प्रोजेनी बन पाएगा. इधर सिंगल पेरेंट से भी काम चल जाएगा, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कंपलसरी नहीं है. सिंगल पेरेंट कैन reproduce the progeny. तो जो बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंट से भी बन सकते हैं. इसके लिए मेल फीमेल ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे मेल एंड फीमेल पेरेंट required to produce a progeny. ठीक है, तो प्रोजेनी बनाने के लिए मेल फीमेल का होना यहाँ पे बड़ा जरूरी है. नेक्स्ट, जनरली अगर हम बात करें सो यहाँ पे प्रोजेनी तुम ऐसे बोल सकते हो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, बेसिकली माइटोसिस ही बोल सकते हो. जो डिवीजन होगा वो एक किस्म का माइटोटिक डिवीजन के कारण भी है. यहाँ पे प्रोजेनी जनरली फॉर्म होती है. अब गैमेट्स बनाने के लिए बाय मियोसिस एंड माइटोसिस, क्योंकि एक बार गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बन गया तो पूरा जाइगोट माइटोसिस से ही बनेगा. सो इधर मियोसिस माइटोसिस दोनों चाहिए या फिर सिर्फ माइटोसिस. तो इसीलिए नो जेनेटिकल वेरिएशन सीन इन प्रोजेनी एंड पेरेंट. तो प्रोजेनी और पेरेंट में कोई फर्क नजर नहीं आता बिकॉज माइटोसिस ही है. तो जो फीचर्स पेरेंटल सेल में है वो प्रोजेनीज में भी होंगे. यहाँ पे जेनेटिकल वेरिएशंस seen between parent and progeny and even between two progenies. मतलब माँ बाप में और बच्चे में तो फर्क है ही, पर उसी माँ बाप के अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भी तुम्हें वेरिएशंस मिलेगा. तो जेनेटिकल वेरिएशंस बिटवीन पेरेंट्स and offspring and also and between two or more offspring to be precise. अभी माँ बाप को दो ही बच्चे नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे तो हर एक बच्चा अलग होगा, यूनिक होगा. सो होप सो ये सबको समझा है. सो दिस अगर हम बोलेंगे इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीशी, नो इवोल्यूशन ऑफ स्पीशी. यहाँ पे तुम बोल सकते हो evolution of species takes place. ठीक है. So this is the basic difference between asexual reproduction and sexual reproduction. सबको ये पॉइंट्स पता है? कोई भी 4 पॉइंट्स, मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं. You can write that. एक और बोल सकते हो this is very fast process. मतलब fast process है, मतलब the rate of फॉर्मिंग asexual reproduction से प्रोजेनीज बनाने का प्रोसेस फास्ट है. दिस इज स्लो. ठीक है, दिस इज स्लो. सो ये तुम वो भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकती हो इफ नीडेड. वैसे तो 1 2 3 ये 3 बड़े पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं. तुम ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये 3 अपने आंसर में जरूर लिखने हैं. बाद में तुम आंसर को अगर बढ़ाना चाहते हो तो ये 2 पॉइंट्स प्लस एक और जो मैंने बताया था, reproduction is fast via asexual and it is comparatively slower than asexual reproduction. ठीक है. सो बेसिकली ये 2 डिस्टिंग्विश है. नाउ आज के इस लेक्चर में हम पहले देखते हैं asexual methods of reproduction in animals. तो बुक में देखोगे तो 3 ही दिए हैं. एक है जेम्यूल फॉर्मेशन, दूसरा है आई थिंक सो बडिंग दिया है, एंड तीसरा जो है वो है रीजनरेशन. अब रीजनरेशन भी उन्होंने ऐसे बॉक्स में दिया है, तो हम लोग फिर भी देख लेंगे क्या है. छोटा ही है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. नाउ फर्स्ट वन जो है दैट इज एनिमल्स में जेम्यूल फॉर्मेशन कहाँ होता है. तो जेम्यूल फॉर्मेशन बेसिकली सीन इन स्पॉन्जेस, पोरिफेरा. ठीक है,
पॉरीफेरेंस में तुम्हें ये एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम लोग सिर्फ एनिमल्स यहाँ पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने किया था तो बाइनरी फिजन, अब वैसे देखा जाए तो बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशिया वगैरह उसमें होता है, बट वो एनिमल्स नहीं है, तुम्हें पता है, दे आर प्रोटिस्ट्स, ठीक है, सो दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो टेक्निकली हमने वहां पढ़ लिया था, ठीक है, बाइनरी फिजन वगैरह क्या होता है। सो नॉर्मली अमीबा जो है वो सिंपल बाइनरी फिजन करता है, पैरामीशिया सबको पता है, थोड़ा सा चप्पल जैसा होता है ये ऑर्गेनिज्म, एंड उसको छोटे छोटे सीलिया होते हैं। नाउ ये जो बाइनरी फिजन दिखाता है, जनरली दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो इस तरीके से, तो इसके दो सेल्स बनते हैं, तो बाय बाइनरी फिजन ये दो सेल्स ट्रांसवर्स, ठीक है, तुम बोल सकते हो। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से पैरामीशिया बनता है, ये याद रखोगे एमसीक्यूज। बाइनरी फिजन सबको पता है, तो क्योंकि रीजन देखो, अमीबा जो है वो सिंपल है, बिकॉज अमीबा को कोई शेप नहीं है, तो कहीं से भी टूटे हम उसको सिंपल बाइनरी फिजन ही बोलते हैं, ये वाला ट्रांसवर्स है। एंड रही बात यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है वो एक ऐसा यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। सो इसकी अगर बात करते हो तो ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन दिखाता है। एमसीक्यूज के लिए छोटी छोटी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, सो इट विल बाइफरगेट फ्रॉम द मिडिल लॉन्जिट्यूडनली, ये ट्रांसवर्स है। एमसीक्यूज के लिए एग्जांपल्स याद रखोगे। वैसे मैं जानबूझ के यहाँ पे ये बताया बिकॉज वैसे भी तुम्हारे बुक में सिर्फ बाइनरी फिजन दिया था, एंड ये कुछ एग्जांपल्स है जो शायद आ सकते हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, सो प्लीज मेक श्योर यू लर्न दिस। सो वैसे तो बाइनरी फिजन मैंने यहाँ पे ले लिया है, सबको पता है बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, सो वो है, बट बुक में डायरेक्टली दिया है जेम्यूल फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं असेक्सुअल मेथड्स, सेक्सुअल तो डिटेल में देखना है हमें, तो आज हम इसमें असेक्सुअल देखेंगे। पहला है दैट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। नाउ जेम्यूल क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया, इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखना है, एग्जांपल्स इनके स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेला दिया है एग्जांपल, तो जनरली पॉरीफेरेंस में जेम्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज जेम्यूल फॉर्मेशन? ना जो पॉरीफेरेंस होते हैं सबको पता है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होता है, एंड जनरली इनके जो सेल्स होते हैं विच आर आर्कियोसाइट्स, ठीक है, तो क्या किए जाते हैं, जो मतलब जो आगे चल के वापस डिफरेंशिएट होके पूरा स्पॉन्ज बना देंगे। तो ये जो आर्कियोसाइट्स है ये एक कलेक्टिवली एक ऐसा इनर मेम्ब्रेन के अंदर इन्हें स्टोर किया जाएगा। इधर एक ओपनिंग भी होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, इधर एक ओपनिंग भी होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। सो आर्कियोसाइट्स वो सेल है जो आगे चलकर नए मतलब वापस नया स्पॉन्ज बनाएंगे, बट जब कंडीशंस फेवरेबल अनफेवरेबल हो गया, व्हेन दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, ये आर्कियोसाइट्स को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा एंड दे आर लिमिटेड बाय अ इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में ये आर्कियोसाइट्स, तो ये आर्कियोसाइट्स जो है वो एक्चुअली नया स्पॉन्ज बनाने वाले हैं, बट फिर उसमें एक और मतलब ओरिजिनल स्पॉन्ज में अमीबोसाइट्स करके सेल होते हैं, तो ये उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देंगे, एंड फाइनली यहां से होगा एक आउटर मेम्ब्रेन, यहां से एक होगा आउटर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और वही फिर इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे, तो जिन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, वो स्पिक्यूल्स ऐसे तुम्हें इन मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलेंगे। सो ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दीज आर स्पिक्यूल्स, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के लिए है कि कोई इन्हें खा ना जाए इन दैट सेंस, एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल दे हैच, ठीक है, दे हैच ओपन एंड दिस आर्कियोसाइट्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पॉन्ज। सो जेम्यूल फॉर्मेशन होप सो सबको समझा है। सो जो स्पॉन्जेस होते हैं असेक्सुअल तरीके से अपने कुछ आर्कियोसाइट सेल्स को इकट्ठा कर लेंगे, उसके ऊपर एक इनर मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे, खास करके कौन करता है, अमीबोसाइट्स,
जो पोरिफेरा के अंदर ऑलरेडी होते हैं, एंड दे विल सीक्रेट दिस आउटर लेयर एंड उसके अंदर भी स्पिक्यूल्स बन जाएंगे, एंड दीज एक ओपनिंग होती है माइक्रोपाइलन. सो व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, टेम्परेचर एंड वाटर कंडीशंस प्रॉपर है, these gemmules will hatch or burst open you can say, and फिर ये आर्चियोसाइट्स जो है ये नया पूरा स्पॉन्ज बना देंगे. वैसे भी तुम्हें पता है इनमें कोई टिश्यू लेवल तो है नहीं, सेल एग्रीगेटेड ही बॉडी प्लान है, सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. सो ये सिंपल तरीका है. एंड एट ए टाइम याद रखो ये स्पॉन्जेस की जो कॉलोनी होती है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जेम्यूल्स बनाता है. सो इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ऐसे भी ये इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर है. ठीक है, एब्सेंट नहीं बोल सकते, रेयर है, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो स्पॉन्जेस के आगे फिर कोई एनिमल शायद बना नहीं होता. तो दिस इज द जेम्यूल फॉर्मेशन. डायग्राम भी इजी है, बेसिक 4-5 जो लेबलिंग्स है वो तुम्हें आनी चाहिए. सबको समझा है? दिस इज जेम्यूल फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज बडिंग. नेक्स्ट वन जो है वो है बडिंग. सो बडिंग में क्या होता है? सो बडिंग सबको पता है, ये जनरली सिलेंट्रेटा पॉलिप्स जो है कैटेगरी उनमें देखने को मिलता है. तो सबको पता है दिस इज हाइड्रा. ठीक है, ये उसका माउथ है, ये उसके टेंटैकल्स है. ठीक है, सो दिस इज दी टेंटैकल्स ऑफ दिस हाइड्रा. सो इवेंचुअली क्या होता है, अब ये उसका गैस्ट्रोसील, जिसे सिलेंट्रॉन कहते थे, इसलिए इनको निडेरियंस कहते थे. निडेरियंस कहते हैं आज बिकॉज दे आर दो स्टिंगिंग सेल्स, बट इनिशियली दे वर नोन एज सिलेंट्रेटा. सीलोम बिकॉज उनमें एक वो गैस्ट्रोसील एक कैविटी हुआ करती थी, बट फिर जेलीफिश वगैरह में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वी हैव टू स्विच ओवर द नेम टू निडेरियंस बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव स्टिंगिंग सेल्स जिन्हें हम निडोसाइट्स कहते हैं, एंड हेंस हम उन्हें निडेरियंस कहते हैं. अब इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रा है ये एक बर्ड बनाता है. ठीक है, इट ग्रोज एंड आउटग्रोथ. अब ठीक से देखो, इसमें भी एक देखने को मिलता है कि ये जो गैस्ट्रिक कैविटी है वो उसके साथ कंटिन्यूस होती है. ठीक है, जो गैस्ट्रिक कैविटी है वो उसके साथ कंटिन्यूस होगी. तो इनिशियली द हाइड्रा गिव्स अ बड आउट ऑफ इट, एंड फिर वही जो स्ट्रक्चर मेन हाइड्रा का है वो गैस्ट्रिक सीलोम इसके साथ कंटिन्यूस होता है. एक बार वो पूरी तरीके से बन गया एंड देन इसको फिर टेंटैकल्स आना शुरू हो जाते हैं. नाउ व्हेन दिस बर्ड बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट टू एग्जिस्ट, देन क्या होता है, मेन हाइड्रा से ये डिटैच हो जाएगा. ठीक है, छोटा सा रहेगा हाइड्रा एंड ये उसके टेंटैकल्स होंगे, ये उसके गैस्ट्रिक कैविटी. सो इस तरीके से वाया बडिंग हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. सो इस तरीके से ये बर्ड बाद में डिटैच होगा एंड दैट हाइड्रा कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो जब इसके सारे ऑर्गेनलीज ऑर्गन्स बन जाएंगे, उस ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, ये सेल एग्रीगेटेड नहीं, थोड़ा सा टिश्यू लेवल मिलता है. तो वंस द एंटायर टिश्यूज आर फॉर्म्ड एंड देन व्हेन इट बिकम्स मतलब इतना तो उसकी ग्रोथ हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, देन इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द parent body, and in this way with the help of budding it can grow or it can propagate. सबको समझा है? So this is how we need to see this budding. And last but not the least is regeneration. Now this is a capability which is not with many. अब जो हम चिपकली के साथ देखते हैं वो पार्शियल रीजनरेशन, सिर्फ उसकी पूंछ अगर कट गई तो पूंछ रीजनरेट होती है. पूरा अगर मैंने चिपकली को बीच में से काटा तो ऑब्वियसली पूरी चिपकली वापस बनने वाली नहीं है, और अगर ऐसा होता तो काफी लोगों के लिए काफी शॉकिंग होता, दर्दनाक होता, काफी जन चिपकली से डरते हैं. सो लकीली सिर्फ उसकी टेल रीजनरेट होती है. बट कुछ एनिमल्स खास करके प्लैटीहेलमिंथस में जो देखने को मिलता है वो है ये प्लेनेरिया. ठीक है, प्लेनेरिया नामक ये जो फ्लैट वर्म है, इसमें कमाल की खूबी, अगर सपोज मैंने इसके ये 3 टुकड़े किए, एवरी पार्ट इज केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग अगेन. मतलब इससे ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, एवरी पार्ट इज गोइंग टू रीजनरेट बैक इनटू द एंटायर प्लेनेरिया. सो दिस इज अ वेरी यूनिक phenomenon.
स्पॉन्जेस में भी होता है, स्पॉन्जेस में भी रीजनरेशन की कमाल की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसे भी वो बड़े व्हाट यू कैन से दे आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स। सो प्लेनेरिया हो गया, मतलब फ्लैट वर्म्स प्लस पॉरीफेरास हो गए, इनमें कंप्लीट रीजनरेशन देखने को मिलता है। सो दैट ये भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही कहलाया जाता है। सो गाइस ये एक है, सो दिस इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अभी नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। नाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में दो स्टेजेस होते हैं लाइफ के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एनिमल्स में दो स्टेजेस होते हैं, एक है जुविलाइन स्टेज। जुविलाइन स्टेज मतलब ये वो स्टेज है, अब तक बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हुई नहीं है, बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हुई नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब तक पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं। सो ये वो फेज ऑफ लाइफ होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। ऑब्वियसली इज लिविंग बट ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस सिंपली बिकॉज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनल येट, or they are not working to their fullest capacity, or they are not producing the gametes। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में ले लो, 12-13 साल की उम्र तक, मतलब ये प्यूबर्टी स्टेज होती है। प्यूबर्टी स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली दोस 10-12 years बिफोर द, मतलब इनिशियल 10-12 years ऑफ द लाइफ इन ह्यूमंस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज जुविलाइन फेज। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एक प्यूबर्टी फेज होता है बीच में जहां पे बॉडी ट्रांजिट होती है, एंड ह्यूमंस में हम बोल सकते हैं 16-18 years onwards we can reproduce। so that is known as the reproductive phase, that is known as the reproductive phase। obviously इसमें भी वापस प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें शरीर में गैमेट्स वगैरह बनते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सो दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। फर्टिलाइजेशन स्टेज मतलब जब ह्यूमन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तब जाइगोट बनता है। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, एक बार जाइगोट बन गया तो देन वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद डिलीवरी, मतलब एक्सपल्शन ऑफ द डेवलप्ड फीटस आउटसाइड द बॉडी, दैट इज पार्चुरेशन जिसे हम बोलते हैं कॉमन भाषा में, डिलीवरी, वो होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो को पूरा 9 महीने का डेवलपमेंट, प्लस द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूटरस इनटू दिस लिविंग वर्ल्ड, तो वो सब कुछ आता है इन दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। सो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। जैसे जुविलाइन फेज इन एलिफेंट्स इज 35, मतलब 35 ईयर का जब वो एलिफेंट होगा तब वो रिप्रोडक्टिवली, मतलब उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। इंसानों में यही चीज 16 साल के बाद पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि 12-13 साल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं, फिर 3-4 साल लग जाते हैं उन्हें टू कंप्लीटली डेवलप, टू गेट बैक टू नॉर्मल रूटीन, एंड फ्रॉम 16 ईयर ऑनवर्ड्स जनरली रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। हम 18 ही बोलते हैं, ठीक है, जनरली, बट 16 ईयर ऑनवर्ड्स डिपेंड, अब ये भी बहुत फर्क पड़ता है पर्सन टू पर्सन, क्या डाइट है, कैसी लाइफस्टाइल है, सो डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, किसी की रिप्रोडक्टिव लाइफ अर्ली भी स्टार्ट हो सकती है, किसी की थोड़ी लेट भी हो सकती है। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इनिशियल सेटअप। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर।